जय हिंद दोस्तों लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 230 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 231 से लेकर के 240 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और आगे भी कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें बोला गया इफ़ अ 30 मीटर लेंथ कैन बी टेप्ड विद अ प्रिसीजन ऑफ प्लस माइनस 0.01 मीटर, then the standard error in measuring 1.08 किलोमीटर with the same precision will be। देखिए हमसे कह रहा है कि हमने क्या करा है, एक 30 मीटर लेंथ का हमारे पास टेप था, उससे हमने एक लाइन को मेजर करा 30 मीटर लेंथ की, जिसमें हमने जो अलाउ करा है एरर को, वो कितना अलाउ करा है, प्लस माइनस के 0.01 मीटर हमने अलाउ करा है 30 मीटर के लिए। तो हमको बताना है कि अगर हमको 1.08 किलोमीटर की लेंथ को अगर मेजर करना है तो हम उसमें कितना एरर हम उसमें परमिट कर सकते हैं, कितना एरर हमारा परमिसिबल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एकदम एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने सुना होगा कि मान लीजिए कि 5 जो पेन है, उन 5 पेन का जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे 3 पेन का प्राइस बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 पेन का प्राइस निकालोगे, कितना आएगा 25/5। इधर 5 पेन का ये, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25। तो 1 पेन का प्राइस कितना आएगा 5। तो हमको कितने का निकालना है, 3 पेन का। तो 3 पेन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 दैट इज़ 15। तो कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो हमको लाइन जो मेजर करनी है वो 1.08 किलोमीटर की लाइन को हमको मेजर करना है। तो इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1080 मीटर हमारे पास आएगा। अब देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमसे बोला गया है कि हम जो 30 मीटर को मेजर कर रहे हैं उसमें अलाउ जो करा है हमने वो कितना करा है, प्लस माइनस के 0.01 मीटर करा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब हमने 30 मीटर में जो अलाउ करा है वो कितना करा है, प्लस माइनस के 0.01 मीटर को अलाउ करा है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 0.01/30, इतना अलाउ हो जाएगा। सही है, 1 मीटर के केस में इतना हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना किस में, 1080 में, इतने मीटर में निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 0.01/30 इंटू 1080। ठीक है, और जब हम इस सबको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 0.36 मीटर। इतना एरर हमारे पास आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको भी इन्होंने ऐसे ही कर रहा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो अगर इस सॉल्यूशन को देखना चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 232। इसमें बोला गया 30 मीटर स्टील टेप वॉज स्टैंडर्डाइज्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस वर टेकन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक 30 मीटर का जो स्टील टेप है उसको हमने डिज़ाइन किया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, लेकिन जो रीडिंग ली है वो हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है उसका जो लीनियर कोफिशिएंट है एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल होता है, कोफिशिएंट ऑफ हीट होता है अल्फ़ा, वो हमारे पास गिवन है टेप का कितना है, 0.000112 पर डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। देन द एरर ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर, एरर ड्यू टू टेम्परेचर बतानी है, पर टेप लेंथ हमको कितनी होगी। ध्यान से देख लेना, पर टेप लेंथ हमको निकालनी। 30 मीटर का टेप है, हमको पर मीटर के लिए उसको निकालना है। ठीक है, कि 1 मीटर के लिए कितना होगा। बस यही तो क्वेश्चन में है, मेन चीज़ जो है वो यही है। हम निकाल तो देंगे 30 मीटर के लिए उसको, लेकिन पर टेप लेंथ के लिए हमसे उसने पूछा है तो पर टेप लेंथ के लिए हमको कैलकुलेट करना होगा। और देखिए सीएस में क्वेश्चन आया हो, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है यार सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, अब उतने आसान क्वेश्चन तो होंगे नहीं कि एकदम से आप उसको करो और एकदम आसानी से हो जाएंगे। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन तो फ्रेम होते हैं, तो थोड़ा तो हमको भी दिमाग लगाना बनता है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए थर्मल कोफिशिएंट हमको गिवन है, कोई बात नहीं, लेंथ हमको गिवन है। ठीक है, मेजरमेंट का टेम्परेचर हमको मालूम है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी हमको मालूम है। तो मेजरमेंट का टेम्परेचर जो होता है उसको हम टीएम बोलते हैं, और जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास सबको मालूम है, सी टी का फॉर्मूला जो होता है एल्फ़ा टी एम माइनस के टी नॉट एल। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0.00112 इंटू टी एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो मेजरमेंट हमने लिया है वो 15 पे लिया, माइनस के 20 × 30। तो जब सारी वैल्यू रखोगे आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
अब हमको जो निकालना है, अभी जो टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू आई है 30 मीटर के लिए आई है 0.001680 मीटर लेकिन हमको तो पर मीटर के लिए निकालना, तो पर मीटर के लिए जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 0.000560 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सही आंसर जो होगा हमारा वो ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। ऑप्शन में ये भी गिवन है लेकिन सही आंसर ये होगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, फिर आप लोग गलत कर दोगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उसको हम पर मीटर के लिए क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे ना, ये भी ध्यान रखना, कभी सोचो पर मीटर के लिए कैसे आई है। 233, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन लेवल सरफेस। लेवल सरफेस को बताना है, इनमें से कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है लेवल सरफेस की। तो देखिए अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को, हाँ वो हमारे वन लाइनर वाले कोर्स में है, वन लाइनर वाले कोर्स में मैंने सारी डेफिनेशन, क्या लेवल सरफेस होती है, क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है, क्या मीन सी लेवल होता है, क्या वर्टिकल सरफेस होती है, क्या लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, क्या ट्रांसवर्स लाइन होती है, क्या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, ये सब मैं आप लोगों को उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं ज्वाइन किया तो एक बार उसको देख लेना, वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लेवल सरफेस। लेवल सरफेस की में बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए लेवल सरफेस क्या होती है, कर्व्ड सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अ कर्व्ड सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट। आप अर्थ है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन ये होगी, तो इस ग्रेविटी की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर जो होगी, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी लेवल सरफेस होगी, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो कर्व होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर वो आपकी अर्थ है तो इस तरीके से आप एक कर्व सरफेस बना दो, और किसी भी पॉइंट पे जब आप देखोगे तो इसका एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री हो। तो ये जो सरफेस हो जाएगी हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोल देंगे। तो लेवल सरफेस क्या होती है, जो आपकी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर होती है ग्रेविटी के, ठीक है, और कर्व्ड सरफेस होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए इस लेवल लाइन या फिर लेवल सरफेस की वो बात कर रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्राइपॉड ले लिया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो लेवल लाइन के बिल्कुल टेंजेंट होती है, लेवल लाइन के जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट पे, वो हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। मीन सी लेवल है हमारा अर्थ का। मीन सी लेवल क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर हमको मीन मिल जाए, तो सी लेवल होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसका मीन ले लेते हैं, तो वो हमारे पास होता है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है, मुंबई हाई से, ठीक है, मुंबई हाई से उसको हम लेते हैं। और लेवल लाइन मैंने आप लोग को क्या है कि अगर मान ली, सबसे पहले तो देखो ये कर्व्ड लाइन है कि नहीं, और मीन सी लेवल के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो मीन सी लेवल के पैरेलल होती है, कर्व्ड लाइन होती है, और किसी भी पॉइंट पर जब आप उसको देखोगे तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसके क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 234, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन यार सिविल सर्विसेज एग्जाम के हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब समझ आएंगे, सब क्लियर होंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ प्लॉट टू बी डिटरमाइंड यूजिंग सिम्पसन्स रूल। हमारे पास एक एरिया है, जो एक एरिया मतलब एक प्लॉट है, उसका एरिया हमको डिटरमाइन करना है सिम्पसन्स रूल से। अब सिम्पसन्स रूल तो आपको पता होना चाहिए, मिड ऑर्डिनेट रूल होता है हमारे पास, ट्रेपोजोइडल रूल होता है, सिम्पसन्स रूल होता है जो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास ये भी हमको मालूम होना चाहिए, सिम्पसन्स रूल जो होता है वो इर्रेगुलर जो हमारे पास टोपोग्राफी होती है, इसके लिए बेस्ट रूल हमारा कौन सा माना जाता है, सिम्पसन्स रूल माना जाता है। तो ये सब मैं आप लोग को बता चुका हूँ, लास्ट वीडियोज़ में भी बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिएगा, तब आप लोग को मज़ा आएगा। The area of a plot to be determined by using Simpson's rule, the following offset were take to the boundary from point along a chain line, all measurement being in meter। यानी कि जितना भी मेजरमेंट हमने लिया है वो सबके सब किस में, मीटर में। 12 मीटर, 15 मीटर, 22 मीटर, ये जो बाउंड्री है हमारी, जो भी प्लॉट है हमारे पास, उस बाउंड्री के जितने भी हमने ऑफसेट लिए हैं, जितने भी मेजरमेंट लिए हैं, वो सबके सब किस में, मीटर में है। साथ में और क्या बोल रहा है, दीज आर टेकन एट 100 मीटर इंटरवल, और सबके सब कितने इंटरवल पे लिए गए, 100 मीटर के इंटरवल पे ये लिए गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप इन दिस रिगार्डिंग। इसका एरिया कैलकुलेशन में, जो हम एरिया कैलकुलेशन करेंगे सिम्पसन्स रूल में, ये रीडिंग हमको यूज़ करनी, ये इंटरवल हमको यूज़ करना, तो उसके रिगार्डिंग हमको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं,
ठीक है, ये स्टेप्स हैं हमारे पास। अभी ये स्टेप आपको समझ में नहीं आएंगे, बस ये देख लो, ये स्टेप हमको दिए हुए हैं 7 स्टेप, टोटल 7 स्टेप हैं। तो हमको बताया द एरिया ऑफ प्लॉट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्टेप एबव लिस्टेड। ये 7 स्टेप जो हैं इनमें से वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको यूज करके हम उस प्लॉट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 7 स्टेप में से ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले ऑफसेट की रीडिंग हमको ये गिवन थी, सबकी सब रीडिंग हमको मीटर में गिवन है। चलिए उसके बाद हमसे उसने कहा 100 मीटर के इंटरवल पे हमने रीडिंग ली है। तो 100 मीटर के इंटरवल पे लिए तो पहले तो 0 हो जाएगा, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500 और इस तरीके से 800 तक ये जाएगा, क्योंकि सबका गैप कितना मिलेगा आपको, 100 मीटर देखने को मिलेगा। चलिए ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास ऑर्डिनेट हो गया O1, ये हमारे पास ऑर्डिनेट हो गया ON। जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डिनेट है वो सबसे पहला ऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे पहला O1 और सबसे लास्ट का ON। तो हमारे पास क्या है, सिम्पसन्स क्या बोलता है, सिम्पसन्स बोलता है कि अगर आपको मेरे फॉर्मूले से एरिया निकालना है तो आपको करना क्या है, D/3। डी क्या है हमारे पास, ऑर्डिनेट। ये जो 100 है, स्मॉल डी होता है, ये कितना है, 100 है। चलिए कोई बात नहीं, 100। फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट को ऐड करो, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। देखिए फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट। फिर उसके बाद क्या करो, प्लस 4 इंटू सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट। जो इवन ऑर्डिनेट है जैसे O2 है, O4 है, O6 है, O8 है, तो इन सब का क्या करो, सम करो और मल्टीप्लाई कर दो 4 से। फिर प्लस करो, 2 करो और फिर ले लो सम ऑफ द ओड ऑर्डिनेट, सम ऑफ द ओड ऑर्डिनेट ले लो। तो सबकी हम वैल्यू रखेंगे भाई। इनमें से हमारा ये O1 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, O4 हो गया, O5 हो गया, O6 हो गया, O7 हो गया, O8 हो गया और ये हमारे पास O9। इस तरीके से हमारे पास टोटल ऑर्डिनेट आ गए सारे के सारे। तो सबसे लास्ट वाला O9 जो है वो ON की तरह वर्क करेगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट आ गया 2 और जितने भी सम प्लेस पे थे सम वाले आ गए, सॉरी यहाँ पे 4 के साथ आएगा, जितने भी सम प्लेस वाले थे वो आगे, और 2 के साथ जितने भी ओड प्लेस वाले थे वो ऑर्डिनेट हमारे आगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू 100/3 रखी, ये ऐड करा तो 29 आ गया। और यहाँ पे देखिए इन सबको ऐड करा तो 2 इंटू 89 आ गया, और ये 4 है, 4 ऐसे आ गया। इन सबको ऐड करा हमने, ये वैल्यू थोड़ी सी देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। तो ऐड करा तो 104 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरिया का इक्वेशन आया। तो अब हम देखते हैं कि ये इस इनसे हमारा क्या है, क्वेश्चंस के स्टेप इनमें दे रखे हैं। तो अब देखो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब हमने सारी वैल्यू रखी तो देखो हमारे पास क्या क्या स्टेप निकल करके आएंगे। सबसे पहले देखो 2 वाला देखो, सम ऑफ द ओड ऑर्डिनेट हमने करा था, बिल्कुल करा था। सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट हमने करा था, बिल्कुल करा था। फर्स्ट और लास्ट वाले का ऐड हमने करा था, O1 प्लस के ON करा था। O1 की वैल्यू कितनी थी, 12, ON की कितनी थी, 17, और सबको ऐड करा तो कितना आया था, 39 आया था। तो ये देख लीजिए, ये 29 आएगा भाई, इसमें मिस्टेक बहुत दे रखी है, ठीक है। ये कितना आएगा, 29 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया था हमारा, 29। तो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला स्टेप हमने यूज़ करा था। अब देखिए जरा 6 वाले स्टेप को, जो लास्ट वाला स्टेप था। देखिए एरिया जब निकाला तो D/3 हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर। टू के साथ कौन से वाले आगे थे, ओड वाले। 4 के साथ कौन से आगे थे, इवन वाले। तो 2 वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और 6 वाला, ये स्टेप हमको देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट हमने करा, फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट 4 के साथ सम वाले, 2 के साथ इवन वाले। और ये देखिए क्वेश्चन आ रही है नहीं, D/3 29 इस तरीके से करके। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालते समय 2 स्टेप का, 3 का, 4 का और 6 का, इन सब का हम यूज़ करने वाले हैं। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 235 में, इसमें कह रहा है कि 100 मीटर टेप इज हेल्ड 1 मीटर आउट ऑफ लाइन, यानी कि 1 मीटर आपने आउट ऑफ लाइन कर दिया। द ट्रू लेंथ हमको बतानी है। भाई साहब आपको मेजर करनी थी ऐसे लेंथ 100 मीटर के टेप से, 100 मीटर था टेप से आपको वो करनी थी, लेकिन आपने टेप ऐसे न करके 1 मीटर ऐसे हेल्ड कर दिया, और ये आपके पास 100 मीटर है। आपको ट्रू लेंथ बतानी कितनी होगी। तो भाई साहब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो इसमें आप PTH लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, कि 100 का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर होगा, T के स्क्वायर के प्लस के 1 के स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर आउटर में आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो T की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे, सोल्व करोगे, तो आप लोग के पास 9.99950 मीटर आ जाएगी, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप कहोगे सर हमें तो ऐसे नहीं करना, फॉर्मूले से करना। तो भाई वेट करो, फॉर्मूले से भी करा देते हैं। जब भी अलाइनमेंट में करेक्शन लगाना हो तो उसकी वैल्यू होती है D² 2L, ठीक है, ये हमारे पास होती है। लेकिन हमको तो ट्रू लेंथ निकालनी, तो मेजर कितनी, 100 माइनस के करेक्शन कितना, उसमें D² 2L। तो 100 माइनस के D की वैल्यू कितनी थी, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू L हमने कितना मेजर करा,
एल बताया तो था अभी 100, तो ये कितना है, ये 100 माइनस के 1/200। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 99.9950 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोल्व कर लो, या जो PTS मैंने बताया उससे सोल्व कर लो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, IAS का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 236। ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, इसको भी समझना आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इन सेटिंग आउट अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन फॉर द इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर, it is recommended that the forward point be set out with both face right and face left with reference to preceding point and mean position be taken. This field procedure eliminate the instrumental error where, यानी कि ये जो प्रोसीजर की बात कर रहा है, मैं बताऊंगा क्या प्रोसीजर है, लेकिन क्वेश्चन समझो पहले। ये जो प्रोसीजर है हमारा, इस प्रोसीजर में हम एलिमिनेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर को। वेयर, कहाँ कहाँ पे हम इसको एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, कब इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, जो ये इसमें एरर आ रहा है इसको हम कब रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से हमको सही ऑप्शन अपना चूज़ करना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या है। एक टावर है, हमने यहाँ से रीडिंग लेना शुरू करा, तो एक बार हमने फेस लेफ्ट लिया, एक बार हमने फेस राइट रीडिंग ली। क्या फेस लेफ्ट रीडिंग होती है, कैसे फेस राइट लेते हैं, यार मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। जब हमारा वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में है तो उसको फेस लेफ्ट बोल देंगे, जब वर्टिकल सर्किल राइट में मेजरमेंट लेते समय तो हम उसको फेस राइट रीडिंग बोल देंगे। ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में आप लोग को बहुत अच्छे से उसको समझा चुका हूँ कि जब हम अपना थियोडोलाइट से रीडिंग लेते हैं तो उसमें हम कैसे कैसे रीडिंग लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जब हम फेस लेफ्ट से रीडिंग लेंगे, ये हमारी क्या है, मेन वर्टिकल एक्सिस है, तो हमने यहाँ से θ1 एंगल लिया, यहाँ से θ2 एंगल लिया। सही है, तो हमारे पास जो है मीन जो हम निकालेंगे इस रीडिंग का, तो θ1 प्लस के θ2/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी मीन की ये बात कर रहा था। अब हमसे कह रहा था देखिए, जब भी हमारे पास एरर को एलिमिनेट करना हो, इस एरर को एलिमिनेट करना हो, तो एरर को एलिमिनेट करने का हमारे पास अच्छा तरीका होता है कि हमारे पास जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम ट्रांसवर्स लाइन भी बोलते हैं, प्रॉपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन अगर रीडिंग लेते समय किसी वजह से परपेंडिकुलर नहीं हुए, रीडिंग लेते समय किसी वजह से परपेंडिकुलर नहीं हुए, तो इस एरर को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। तो जो रीडिंग हमने ली है उसका मीन ले लेंगे, फिर ये जो मीन हमने लिया इसका प्रोसीजर क्या होता है एलिमिनेट करने का। जो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर आई है, जो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर आएंगी हमारी, उन इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ ट्रेवर्स लाइन को हम परपेंडिकुलर करेंगे। कैसे परपेंडिकुलर करेंगे, मीन लेकर के। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तब हम उसको ये इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जब हमारी जो है ये दोनों लाइन जो है प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तब हम क्या करेंगे, उनको मीन लेकर के उसका प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, उस एरर को एलिमिनेट कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई एरर आएगी नहीं। लेकिन मैं क्वेश्चन में बोला गया कि उस एरर को हमको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ कोलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तभी हम उसको अप्लाई करेंगे जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। एक इसमें और वर्ड की बात करी गई, टर्नोइन एक्सिस। तो टर्नोइन एक्सिस की हम बात करें, अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट, जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप हमारा रोटेट होता है, तो वो हॉरिजॉन्टली एक्सिस होती है एक तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होती है, एकदम पैरेलल होती है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हम टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं उसको हम टर्नोइन एक्सिस बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड यूज आया था टर्नोइन, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी हमारा सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू एंड पॉइंट ए एंड बी ऑफ ट्रेवर्स लाइन ए बी। एक ट्रेवर्स लाइन ए बी है, ठीक है, उसके हमको कोऑर्डिनेट गिवन है। देखिए ये हमारे पास ए बी है, ए बी एक लाइन है जिसके ए और बी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है, ये पूरी जो है आप लोग की इस तरीके से निकल करके आएगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स से वाई से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगी, ये भी एक्स और वाई से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगी। तो इसके भी कोऑर्डिनेट हमको पता है और इसके भी कोऑर्डिनेट पता हमको, और ये एंगल हमको बताना है थीटा कितना होगा। तो इस एंगल को हम निकाल दे रहे हैं थीटा को, ये हमारे पास कितना होगा, क्योंकि बियरिंग उसने हमसे पूछी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस के एक्स ए वाई बी माइनस के वाई ए। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बियरिंग निकालने का, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो बस हम सारी वैल्यू रखेंगे, हमको सभी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो जब सारी वैल्यू रखेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा तो टेन जीरो हो गया। और टेन में टेन जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन इन्फिनिटी की होती है, नहीं टेन 90 की, टेन जीरो की तो जीरो होती है, सॉरी
ये टेन इनवर्स आया, ये 100/0 क्या है, इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स, और टेन में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 10/90 की। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 90। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 90। सही। हम देख लेते हैं 90 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाए। देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है चारों हमारे पास, सही है ना। तो इनका कोऑर्डिनेट यूज़ करके हमें बियरिंग निकालनी थी, तो हमने बियरिंग निकाल दी। बियरिंग क्या होता है, एंगल ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के रिगार्डिंग हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे की बात करें तो प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली करी जाती है। मतलब प्लेन टेबल से अलग जितने भी सर्वे आप देखोगे उसमें फील्ड में जाओगे, रीडिंग लेके आओगे, फिर उनको एनालिसिस करोगे लैब में आकर के। लेकिन प्लेन टेबल का एक अलग ही सीन होता है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी ऑन द स्पॉट और प्लॉटिंग दोनों आप लोग की ऑन द स्पॉट करी जाती हैं, फील्ड में ही करी जाती हैं। मोस्ट रैपिड और यूजफुल होता है डिटेलिंग, और किसी प्लॉट की अगर डिटेलिंग करनी है तो उसके लिए मोस्ट यूजफुल और रैपिड मेथड आपका माना जाता है। लेस कॉस्टली होता है देन कंपास, जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है उसके कंपेरिजन में लेस कॉस्टली भी आपको होता है। स्मॉल स्केल मैप को जब हम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट हमारा ये माना जाता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड हमारा माना जाता है। और हमारा जब स्मॉल स्केलिंग की हम बात कर रहे हो, ठीक है। एक होता है कंपास रूल, तो कंपास रूल का दूसरा नाम जो होता है वो बाउडिच मेथड भी होता है, इसको ध्यान रखना। और बाउडिच मेथड कहता है कि एरर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सर्वे लेंथ के, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखो, लेस एक्यूरेट होता है चैन सर्वेइंग से, नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी डू एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे। बिल्कुल, जब आप स्मॉल स्केल का सर्वे कर रहे हो तो प्लेन टेबल ये कहता है कि आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से सेंटरिंग नहीं भी कर रहे हो ना तब भी चलेगा। कंपास रूल में बी मेड यूज फॉर एडजस्टिंग द प्लेन टेबल ट्रेवर्स। बिल्कुल, अगर आपको ट्रेवर्स, प्लेन टेबल का ट्रेवर्स अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए कंपास का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था, फॉर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिसेक्टर्स एंड ड्रोन ऑन प्लॉट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। बिल्कुल, इसमें आप लोग का इंस्ट्रूमेंट सारे जो होते हैं सब कुछ आप लोग का वहीं पे होता है फील्ड में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। ये प्लेन टेबल से रिलेटेड 4 पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। कुछ पॉइंट्स मैंने ये बता दिए, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें ये आप लोग का होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलरली एडवांटेजेस इन मैग्नेटिक एरिया वेयर कंपास सर्वे इज नॉट रिलायबल। अगर कहीं पर कंपास सर्वे नहीं यूज कर सकते तो ये आप लोग का क्या होता है, यूज करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मोर एक्यूरेट होता है देन कंपास सर्वे। तो वो यही इसी पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट, एक तरफ कंटूर है, एक तरफ एक्सप्लेनेशन है। एक तरफ कंटूर की प्रॉपर्टी दे रखी है, एक तरफ उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कंटूर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका एक्सप्लेनेशन क्या, वो चीज़ वही होती है कि नहीं। तो सबसे पहले कंटूर ग्रेडियंट। तो देखिए कंटूर ग्रेडियंट होता क्या है हमारा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। जो मैच करेगा वो 4, 5, यानी कि ए वाला जो होगा वो 4 से, बी वाला 5 से, सी वाला 3 से और डी वाला 2 से। आप मैच कर लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है। सबसे पहला आता है हमारा कंटूर ग्रेडियंट। तो कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, यूज लोकेटिंग रोड स्लोप एंड रेलवे स्लोप ड्यू टू कांस्टेंट इंक्लिनेशन। जब हमारे पास कांस्टेंट इंक्लिनेशन की बात हो रही हो रोड स्लोप पे और रेलवे स्लोप पे, तो उसको लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम कंटूर ग्रेडियंट का। क्योंकि कंटूर होते क्या, इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो हमारी इक्वल एलिवेशन की हाइट को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। ये लाइन होती नहीं है एक्चुअली में, इमेजनरी लाइन हम इनको मान लेते हैं। और इसी हमारे स्लोप को लोकेट करने के लिए जो हमारा कांस्टेंट इंक्लिनेशन होता है, दो इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज़ करते हैं। एक क्लिनोमीटर होता है और एक हमारा थियोडोलाइट होता है। तो दो इंस्ट्रूमेंट याद रखेंगे, क्लिनोमीटर और थियोडोलाइट, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट की लाइन होती है। सबसे पहले देखो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट को कौन सी कंटूर लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं कंटूर लाइन, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी कंटूर लाइन, वो बताएंगी कि यहाँ पर ग्रेडियंट कैसा हमारा स्टीपेस्ट है। और ये जो लाइन होती है स्टीपेस्ट ग्रेडियंट की, ये ज्वाइन करती है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को। जो हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होगा उस एरिया का, उन दोनों पॉइंट्स को ये ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी ये होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे पास सैंडल लाइन होती है, ये क्या होती है, तो सैंडल लाइन जो होती है हमारे रिज और वैली लाइन के बीच होती है। तो सी का तो 3 हो जाएगा, रिज और वैली लाइन के बीच होती है। अब ये क्या होती है, ब्रॉड डीप एरिया होता है बिटवीन द टू हाई रिज लाइन। दो हाई रिज लाइन के बीच का जो एरिया होता है, ब्रॉड एरिया, उसको हम सैंडल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से आपको समझ आएगा। मान लीजिए कि ये आप लोग के पास एक पीक है और ये आपके पास एक पीक है। तो जो पीक पीक को ज्वाइन करेगी वो तो रिज लाइन हो गई।
रिज लाइन क्या होगी, जो हाई एलिवेटेड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो रिज लाइन होती। तो उनके बीच में जो ब्रॉड एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंडल बोलते हैं। अब ये दो कंडीशंस में हो सकता है, ये वैली भी हो सकता है, ये रिज भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी का तो थर्ड वाला ही चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसन, जो कंट्रोल लाइन है जो ड्रेनेज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम उसको बोलेंगे वाटर सीड लाइन होती है। वाटर सीड लाइन क्या होती है, मान लीजिए कैचमेंट एरिया है, तो कैचमेंट एरिया की जो ये लाइन है, पूरा कैचमेंट एरिया जिसके अंदर रेनफॉल होगी, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट फाइनल निकल करके आ जाएगा। इसमें कुछ और भी लाइन हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ये रेड रेड वाली लाइन मैंने आप लोग को बना करके दिखाई, इनको हम वाटर सीड लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर सीड एरिया ही तो है, वाटर सीड एरिया है, कैचमेंट एरिया हम इसको बोलेंगे। तो इसकी जो लाइन होती है ड्रेनेज लाइन, इन्हीं को हम बोलते हैं। और ये होती क्या है, अलोंग विच रिज लाइन इज कैचमेंट एरिया, यानी कि जहाँ से हमारा वाटर, देखिए रिज वाला एरिया अपर एरिया होता है, तो वहाँ पे रेनफॉल होगा, तो जाहिर सी बात है रेनफॉल जो होगा डाउन एरिया में जाएगा। तो इस तरीके से जो रिज वाला पूरा एरिया ये बन करके आएगा, इधर से भी रिज वाला एरिया पूरा बन करके आएगा, और यहाँ से वाटर जब फ्लो होकर के आएगा तो पूरा रिज रिज वाला जो एरिया होगा, रिज लाइन जो एक एरिया बनाएंगे कैचमेंट का, उसको हम क्या बोल देंगे, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन हम उसको बोल देंगे। तो आप मैच कर लीजिएगा करेक्ट प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको इसका बता दिया, और करेक्टरिस्टिक्स आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बता रखे थे। तो सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का हो जाना चाहिए, ठीक है। 4532 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता में इसका करेक्ट गलत आंसर दे रखा, तो एक बार आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिए। मैंने देखा तो मुझे तो यही पॉइंट्स इसके मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशन कर्व, और एक तरफ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो मैं आपको ट्रांजिशन कर्व आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आंसर आप लोग का ये हो जाएगा 3452, ठीक है। तो आप मैच इसको कर लीजिएगा। चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व की। तो कर्व होता क्या है हमारे पास, कर्व क्या होता है, जब हमारे पास क्या हो, टर्न लेना हमारे, अब मान लीजिए कि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इधर से जा रहे थे, इधर को आपको मुड़ना था, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ना। तो इसको कम करने के लिए, व्हीकल को आसानी हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में कर्व बना देते हैं, जिसको हम ये कर्व हम बना देते हैं, जिससे हमारे लिए क्या हो जाता है, वहाँ पर मुड़ना होता है, टर्निंग होती है, वो आसान हो जाती है। अभी कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व क्या होते हैं, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, वर्टिकल कर्व जो आप लोग के जैसे ब्रिज वगैरह आ गया, आप ऐसे जा रहे थे, अचानक से बीच में ब्रिज आ गया, तो इस तरीके का जो कर्व आप बनाओगे वर्टिकल कर्व हो गया। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहे थे, ऐसे आपको मुड़ना था, अब सीधे जा रहे थे फिर मुड़ना था आपको, तो यहाँ पे जो कर्व हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, देखिए वर्टिकल कर्व, समिट और वैली कर्व दो तरीके के होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है ये दो तरीके के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लेना। हम पढ़ते रहते हैं स्पायरल कर्व है, लेमिनिस्केट कर्व है, और हमको ये पता ही नहीं होता कि किसका टाइप है और ये कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है हमारे पास, ये दो तरीके के होते हैं, एक सर्कुलर कर्व होता है और एक ट्रांजिशन कर्व होता है, समझ रहे हो। और सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व हो गया, रिवर्स कर्व हो गया, ये होते हैं तीन तरीके के सर्कुलर कर्व हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांजिशन कर्व, क्यूबिक पैराबोला हो गया, स्पाइरल कर्व हो गया, और लेमिनिस्केट का हो गया। ये भी हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं ट्रांजिशन कर्व। लेकिन हमारा क्वेश्चन इससे फ्रेम हुआ ट्रांजिशन कर्व से। तो ट्रांजिशन कर्व होता क्या है हमारे पास, देखिए ट्रांजिशन कर्व की अगर हम बात करें तो एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व हमारे पास वो कर्व होता है, एक सेकेंड गाइस। देखिए आइडियल ट्रांजिशन कर्व हमारे पास वो कर्व होता है जिसकी जो रेडियस होती है वो इन्फिनिटी से फाइनाइट वैल्यू की तरफ मूव करती है। यानी कि ऐसे एक हमारे पास था, ये कर्व था, यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराना था। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी तो रेडियस इनफाइनाइट होगी ना, इसकी भी रेडियस इनफाइनाइट होगी। लेकिन जब यहाँ पे आओगे आप इस कर्व की, तो एक फाइनाइट रेडियस होगी ना, तो इनफाइनाइट से फाइनाइट वैल्यू की तरफ क्या है, मूव करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व की तरफ ये जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जो अचानक से जर्क लगने वाला था व्हीकल को, उसको अवॉइड कर देता है, उसको कम कर देता है हमारे ट्रांजिशन कर्व। अब ये जो ट्रांजिशन कर्व होते हैं मैंने आपको बताया था तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे पास क्यूबिक पैराबोला है, फिर स्पाइरल होता है, फिर हमारा बर्नौली लेमिनिस्केट होता है। तो याद रखना स्पाइरल कर्व का दूसरा नाम जो होता है वो क्लेथोइड होता है, क्लोथोइड होता है। और जो क्यूबिक पैराबोला होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व होता है, जो जिस नाम से हमसे क्वेश्चन में फ्रेम हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यूबिक पैराबोला का रेलवे लाइन पर हम यूज करते हैं। ये देखिए इस तरीके की शेप होती है इसकी, अब शेप पे ध्यान दो बस, इस तरीके की शेप जो होती है हमारी वो क्यूबिक पैराबोला होता है। इस तरीके की जो शेप होती है कर्व की उसको हम स्पाइरल पैराबोला बोलते हैं या क्लोथोइडल बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व हमारे पास माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बर्नौली लेमिनिस्केट होता है, तो उसकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आप इसको देख लो,
ये हमारे पास होता है बर्नौली लैमी, ये रोड में यूज करा जाता है और ये जो पाथ होता है वो ऑटोमोबाइल के थ्रू आप लोग का फॉलो करा जाता है। जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनको इसी पाथ को वो फॉलो करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग को ये एक जाल सा नज़र आ रहा होगा, ये जाल है हाईवे का। तो इसमें आप लोग को ये सभी कर्व दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका ये लेमिनी स्केट वाला हो जाएगा, ये वाला देखिए, ठीक है, ये कर्व ऐसे करके गया ना, ये वाला आप लोग का हो गया। तो ये आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आप कर्व देख सकते हो। ये वाला देखिए आप, ये आप लोग का एक कर्व हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास अलग अलग शेप्स, और ये जितने कर्व मैंने आपको बताए ये सब रोड्स में आप लोग के प्रोवाइड कराए जाते हैं, रोड्स में यूज करे जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको ये पता भी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे बनाए, लेकिन जितने भी आपके देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही, कोई भी ऐसा नहीं कि वर्टिकल प्लेन पे आप लोग का बनाया गया, सबके सब एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कर्व आपके बनाए गए। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, आप इसको मैच कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन कर्व से, वो मैंने आपको सब बता दी जो जेईई लेवल पे आप लोग के फ्रेम होते हैं। ये तो थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप लोग का आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग का स्टेट जेईई में तो इससे बाहर नहीं जाएगा, गेट वगैरह में भी इतना ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग कैसा वीडियो लगा ये आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग को बता दूं इसके आगे की जितनी भी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा सर्वे या बाकी अदर सब्जेक्ट का भी, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। जो एप्लीकेशन है हमारा वो वीआईपी सिविल गुरु है, वीआईपी सिविल गुरु, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ आप लोग को दोनों मिल जाएंगी। और इसका जो प्राइस है वो केवल 399 रुपीज़ है, जो कि हमारी 10th क्लास की ट्यूशन फीस से भी कम रखा गया है। और जितनी जल्दी हमारे सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट होते जाएंगे उतना ही मैं इसका प्राइस इंक्रीज़ करता जाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इसमें सोल्व करने में, अपनी पूरी जान मैंने इसमें लगा दी है। काफ़ी डिटेल में कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ। एक बुक को कर लो जितना डिटेल में मैं कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना धमाकेदार कंटेंट मैं आप लोग को वहाँ पे दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, इमेज भी इंक्लूड कर रहा हूँ। कहीं पे जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो सब चीज़ मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ताकि बस आप लोग को समझा सकूँ। और एक बुक आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, बाकी फिर उसके बाद कोई भी बुक आप लगाओ तो सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर होती चली जाएँ, यानी कि बाई कॉन्सेप्ट आप लोग को सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इसका जो प्राइस है हमारा वो न्यू ईयर पर मैं इसका प्राइस जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोगों से पहले ही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यार 399 रुपीज़ क्या होती है, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ और टी शॉप पर चले जाओ, चाय भी पियोगे तो भी इससे ज़्यादा फ़ी आप वहाँ पर पे कर देते हो। 150 रुपीज़ की तो चाय होती है। तो यार इससे अच्छा आप इतना कोर्स ज्वाइन करो, और आपको अगर वैल्यूएबल ना लगे तब आप कहना कि हाँ सर हमारे पैसे वेस्ट चले गए, ठीक है। तो बहुत ही धमाकेदार कंटेंट है, जाकर के ज्वाइन करो, मज़ा आ जाएगा सच में पढ़ करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।